2013 झीरम घाटी की घटना। बीत गए 13 साल, नहीं मिला कोई सबूत। अभी भी जारी है सियासत। कांग्रेस भाजपा लगा रहे एक दूसरे पर आरोप। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन नक्सलवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी घटना झीरम का सच आना बाकी है। जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस घटना की सच्चाई को लेकर एक बार फिर सियासी जंग तेज हो गई है। नक्सलवाद को किसने बढ़ाया और नक्सलवाद को किसने खत्म किया, दावों के बीच अब झीरम घाटी के सबूत फिर चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर इस जंग को हवा तब मिली जब भूपेश बघेल के कटाक्ष पर डॉक्टर रमन सिंह ने झीरम के सबूत के मसले को छेड़ा। डॉक्टर रमन सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, आपकी जेब में तो झीरम घाटी नक्सल वारदात के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते हैं तब सिर्फ आप अखबार की एक कर्तन ही निकालते हैं। इधर डॉक्टर रमन ने जब कटाक्ष किया तो भूपेश बघेल हमेशा की तरह कहां चुप रहने वाले थे। बघेल ने पलटवार करते हुए लिखा, आपकी पार्टी ने जांच होने कहा दी डॉक्टर साहब, जांच में सबूत दिए जाएंगे ना, जैसी हम चाहते हैं जांच करवा दीजिए, सबूत दे देंगे। झीरम घाटी की घटना, उसके असली गुनाहगार और सबूत को लेकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपस में भिड़े हुए हैं। वहां पलटवार चल रहा तो सियासत कहां ठंडी रहने वाली है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा हमेशा की तरह आमने सामने हैं। डॉक्टर रमन सिंह के बचाव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामने आए हैं। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, जहाँ के भोले भाले गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता थे। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उधर विकास पहुंचेगा तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में भी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखना ये पूर्णतः चाटुकारिता को दर्शाता है। जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद 3 ब्लॉक से निकलकर 14 जिलों तक फैला है और वो बेशर्मी पूर्वक पूर्व की केंद्र सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे। केपीएस गिल को वेतन लो मौज करो की सलाह देने वाले रमन सिंह जी की बताए कि झीरम की हत्या का जिम्मेदार कौन है, और अपने पत्र में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नाम तक उल्लेख नहीं करना, ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है। फिलहाल 13 साल बीत जाने के बाद झीरम घाटी की घटना एक बार फिर चर्चा में है। झीरम घाटी की घटना को लेकर जो भूपेश बघेल अब तक आक्रामक रहे, वे अब बचाव की मुद्रा में हैं। और सवाल अभी भी वही है कि सबूत के बाद भी झीरम घाटी की सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी घटना पर जिसके बार बार तो चर्चा होती है, लेकिन सच्चाई अभी तक धुंध में छुपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झीरम के सच की, जिसका इंतजार पूरा छत्तीसगढ़ करीब 13 सालों से कर रहा है। अब एक बार फिर से ये चर्चा में है क्योंकि नक्सलवाद खत्म हो गया है और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने समर्पण किया है। ऐसे में नक्सलवाद को बढ़ावा किसने दिया या उसे खत्म कौन कर रहा है, इन दावों के बीच जो झीरम का सच है वो क्यों छुपा हुआ है, इसकी चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस पर नई बहस छेड़ दी है।
वार पलटवार सोशल मीडिया पे चल रहा है और सियासत छत्तीसगढ़ की गर्म है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरी घटना को करीब से देखने वाले, समझने वाले, छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नज़र रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे शिव नारायण पांडे जी जगदलपुर से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हमने बताया कि झीरम की घाटी की घटना एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इसके सबूत अभी भी होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक सामने सबूत नहीं आया है। ऐसे में बघेल जी भी निशाने में हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी भी निशाने में हैं। ऐसे इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम पहले करते हैं कांग्रेस से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि झीरम की जब बात आती है तो भूपेश बघेल का वो चेहरा याद आता है जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी जेब में सबूत है। उनकी सरकार 5 साल आई, चली गई, अब ये 2.5 साल सरकार के भी बीत चुके हैं, उसके बाद भी झीरम का सच नहीं आया है और बघेल जी कह रहे हैं अभी भी सबूत उनके पास है। ऐसा क्यों? देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पर एक जघन्य हत्याकांड से राजनीतिक लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्रपूर्वक रचा गया था। हमारे वरिष्ठ नेताओं की वहाँ पर शहादत हुई थी और उस दौरान आप देखेंगे कि लगातार ये बात उठ रही थी कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के माटी के पुत्र जो रमन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे और परिवर्तन की मांग पूरे प्रदेश में उठ रही थी, उस परिवर्तन यात्रा को रमन सिंह की सरकार ने सुरक्षा ही नहीं दिया, सुरक्षा में कटौती कर दिया गया। और उसके बाद जो जघन्य हत्याकांड हुआ जिसमें एक षड्यंत्र सामने आया, जिसमें हमारे नेताओं की शहादत हुई, उसके बाद कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो एनआईए जांच की घोषणा हुई और उस एनआईए जांच के घोषणा के बाद तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और एनआईए जांच कहां पर जाकर जांच किया गया, किससे पूछताछ हुई, किससे मिलकर बात किए, ये आज तक ना तो पीड़ित को पता चल पाया, ना उसमें जिन्होंने अपनों को खोया उनको पता चल पाया। हम तो लगातार इस मंच के माध्यम से कह रहे थे, कई बार आपने देखा होगा आपके चैनलों में भी हमारे नेताओं ने इस बात को जिक्र किया है कि आखिर झीरम घाटी के जो पीड़ित हैं उनसे एनआईए ने पूछताछ क्यों नहीं किया, आखिर एनआईए किसको बचाना चाह रही थी। और आप देखेंगे जब सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये बात कही कि उनके जेब में सबूत है, तो सबसे पहले दायित्व तो जांच एजेंसियों को होता है कि भूपेश बघेल जी से मुलाकात करके मिलकर उन सबूत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। उस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वो खुद सदन में घोषणा किए थे कि इस जांच की सीबीआई जांच होगी, लेकिन वो भी मुकर जाते हैं। तो सबूत किसको दिया जाता है? या तो जांच एजेंसी को दिया जाता है या तो न्यायालय में दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना कि जांच एजेंसियों को क्यों रोका उस सबूत को लेने से के लिए? क्या डर सता रहा था रमन सिंह जी को, क्या डर सता रहा था धर्मलाल कौशिक जी को? जब हमारी सरकार बनती है तो हमने एसआईटी में जब षड्यंत्र जैसे शब्दों का उल्लेखित किया और जांच को दिशा को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उस न्यायिक जांच आयोग जिसमें षड्यंत्र को जांच होता, पर्दाफाश होता, तो भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक न्यायालय जाते हैं और न्यायिक जांच आयोग की जांच को रुकवा देते हैं। इससे किसको लाभ हुआ? उन षड्यंत्रकारियों को। तो षड्यंत्रकारियों के साथ भाजपा का क्या संबंध है? झीरम घाटी के पीड़ितों को क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? हमारे शहीद नेताओं के जो शहादत उसमें षड्यंत्र भाजपा की क्या भूमिका है? ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है ना। ये किस मुंह से कहते हैं सबूत दे दो? आपने लिया क्यों नहीं? आप मुख्यमंत्री थे उस दौरान डॉक्टर रमन सिंह जी, और एनआईए ने क्यों नहीं लिया? क्या उसको नरेंद्र मोदी जी ने रोका? क्या अमित शाह जी ने रोका? या आपने रोका कि इनसे जांच के सबूत नहीं लेने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर सता रहा था आपको? ठीक है धनंजय जी, लेकिन सवाल ये बार बार उठ रहा है कि भाई आपकी सरकार भी आ गई इस बार उस बार, तो इन 5 सालों में तो कम से कम ये सारी चीजें साफ हो जानी चाहिए। आपने अच्छा सवाल उठाया। मैंने अपने ही सरकार के समय न्यायिक जांच आयोग की जो कार्यकाल को बढ़ाने का और षड्यंत्र जैसे शब्दों को जांच करने के लिए उसमें उल्लेखित करने की बात कही, तो भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक न्यायालय जाते हैं और न्यायिक जांच आयोग जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया, जिसमें षड्यंत्र जैसे शब्दों का उल्लेखित किया कि किसमें जांच होनी चाहिए, उसकी जांच को रुकवाते हैं। आपको पता होगा। तो सवाल यह उठता है ना कि न्यायिक जांच आयोग अगर षड्यंत्र की जांच करेगा तो षड्यंत्रकारी को डर होना चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी और भाजपा को किस बात का डर था
कि षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए न्यायालय गए और आज हमसे पूछते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, चलिए पांडे जी, बात यहीं आकर अटकती है कि बीजेपी ने जो याचिकाएं लगाई, जिसकी वजह से ये सबूत वाला प्रकरण पिछले 5 साल यानी पिछली सरकार में दब सा गया, सामने नहीं आ पाया, और इसके लिए बीजेपी को भी जिम्मेदार कांग्रेस बार बार ठहराती है। नहीं, कांग्रेस तो हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है, विपक्ष में है, और वो उसका फर्ज भी बनता है कि वो आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई के बारे में थोड़ी सी हम पड़ताल करें इस डिबेट में। जैसा कि कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय जी ये बता रहे थे कि इसमें षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र अगर सूंघते हैं, उसमें षड्यंत्र जानने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बात समझ में आती है कि उस समय महंत जी ने लखमा जी को तुरंत मना किया कि कुछ बयान मत देना, सारे लोगों ने उस पिक्चर को देखा है और किसी तरह का कोई बयान मत देना, और बल्कि उन्होंने हाथ उठा के एक प्रकार से धमकाने भी कोशिश की थी। मुख्यमंत्री जी हमारे जो थे उस समय के, मतलब जो 5 साल अभी रहे, भूपेश बघेल जी, वो कहते हैं कि सबूत तो मेरी जेब में है। देखिए, मैं आपको बता दूं, न्यायालयीन प्रक्रिया ये होती है, जब सबूत होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं। न्यायालय को कोई निर्देश नहीं देता, न्यायालय को निवेदन करता है कि ये जांच उचित है या नहीं है, या और हमारे पास सबूत क्या है। अगर रोकने का सबूत है तो रुकेगा, अगर उस जांच को आगे लागू करना है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको कंसीडर करती है और जांच का आदेश देती है। अगर मान लीजिए किसी तरह के एनआईए के समय इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उसने जांच इनिशिएटिव लिया था, एसटीएफ बनाने का कोई औचित्य नहीं। केंद्रीय एजेंसी जब जांच करती है तो ऐसी, और किस जांच की भूपेश जी बात कर रहे हैं, मालूम होना चाहिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सीबीआई किसी तरह की कोई जांच नहीं कर सकती। इन्होंने जो एसटीएफ बनाया था, इनके मालूम है कि इन्होंने एसटीएफ जो बनाने की कोशिश की थी, उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं था। इसमें जो है कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको जो है रोक दिया। और ये जांच अगर होता है, जांच अगर होती है तो जांच किसी न्याय के लिए होनी चाहिए, जुडिशियस न्याय होनी चाहिए, उसका कोई औचित्य होना चाहिए। कांग्रेस शुरू से इसमें राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है। बढ़िया, अच्छा आपने कहा मोहन जी। जीरम कांड का बेनिफिशियरी कौन है? जीरम कांड के बेनिफिशियरी, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो भूपेश बघेल खुद है। और 5 साल सरकार में रहने के बाद इस प्रकार के बहाने ने जांच रुकवा दिया। कोर्ट को डायरेक्ट करने वाला सिर्फ सबूत होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई राजनीतिक दल नहीं होता। इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, ये जांच के बहाने से क्या इस पूरे सच को रोका गया? भाई चलिए, जांच एक न्यायिक आयोग में रुक गई तो दूसरी जांच करा लेते, पुलिस की जांच हो जाती, कहीं और से जांच हो जाती। अच्छा आपने सवाल उठाया। सबसे पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो विद्वान भी हैं, वो कह रहे हैं कि एसआईटी बनाने का औचित्य ही नहीं था जब एनआईए जांच कर रही है। तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार ने एसआईटी का गठन क्यों किया? शायद आपकी जानकारी है कि नहीं, पता नहीं पांडे जी। न्यायिक जांच के लिए रमन सिंह की सरकार ने ही स्वीकृति दिया था, एसआईटी उनके द्वारा बनाया था, और आप यहां कह रहे कि जरूरत नहीं था। मतलब क्या रमन सिंह जी ने गलत फैसला लिया था? क्या रमन सिंह जी ने जांच को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार काम किया? पहली बात। दूसरी बात, एनआईए जांच कर रही थी। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे पास सबूत है, तो एनआईए की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उस सबूत को इकट्ठा करना। क्यों नहीं किया एनआईए ने? क्या उनको नरेंद्र मोदी जी ने रोका? दूसरी बड़ी बात, जब उसी एसआईटी का हमने कार्यकाल बढ़ाया, उसमें जांच में षड्यंत्र जोड़ा, तो धर्मलाल कौशिक जी को क्या तकलीफ थी, क्या संबंध भाजपा के? तीसरी बात, आपने एक सवाल पूछा, कुछ और जांच करवा लेते। आपको बता देता हूं, एनआईए ने न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था इस जांच की। तब आपको याद होगा, जितेंद्र मुदलियार, उदय मुदलियार के पुत्र जाते हैं जगदलपुर में, दरभा में एक एफआईआर दर्ज होता है, और जो एफआईआर की जांच के लिए यहां पर पुलिस तैयार होती है, तब एनआईए कहता है कि नहीं, उस मामले की जांच हम ही करेंगे, और उस जांच को भी रुकवा देता है। एनआईए न्यायालय चले जाता है। तो षड्यंत्रकारियों के साथ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? कभी धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाते हैं,
कभी एनआईए जांच को रोक देता है। आखिर इतनी क्या मिली भगत थी? ठीक है, आ गई बात आ गई। एक एक्सपर्ट का कमेंट पहले होता जी से ले लेते हैं। मैं ले लीजिए लेकिन जी पहले एक होता जी का कमेंट लेते हैं। होता जी, क्या लग रहा है, ये पूरी चीजें कानूनी उधेड़-बुन में उलझ की रह गई है, कौन सही बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या दिखाई देता है इस पूरे मामले में? देखिए, बात सही और गलत की रही है। कानूनी दांवपेच में आपको बाईपास करके चलना होता है। अगर एनआईए हर किसी भी बड़ी घटना हो, सीबीआई के ऊपर एक केस लगा था असम में, और उसके बाद भारत सरकार को लगा कि नहीं, एक ऐसी सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत है, उसका परव्यू दिल्ली से है, इसीलिए छत्तीसगढ़ ने उसको बैन लगा दिया। और इसी तर्ज पर अगर कोई बड़ी घटना हो, उसको जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए की गठन हुई। जब भी संविधान में कहता है राज्य और केंद्र की लड़ाई होगी, तो श्रेय तो केंद्र को दिया जाएगा, ये उसको बेनिफिट हर वक्त मिलता है। तो अगर राज्य सरकार किया तो उस पर कर दे। एक उसमें एक बारीकी का पॉइंट है। जब ये बात सामने आई कि विद्याचरण शुक्ला का मोबाइल लंबे समय तक इधर उधर घूम रहा था, इसका मतलब वो मोबाइल कहीं पे कोई इस्तेमाल कर रहा था। उसको आप बिना राजनीतिक लाभ निकालने के लिए बिना बोले आप चुपके से निकाल सकते थे, सीडीआर सामने रख सकते थे, कहां कहां कौन इस टेलीफोन को यूज कर रहा है, क्योंकि झीरम में ही उनका मोबाइल जब्त हुआ था। दौलत रोहरा हो, दिवंगन जी हो, बाकी लोग सब लोग इस बात को उठाए थे और सबके शासन पे ये बात उठी। लेकिन आप क्योंकि उस पे गुणा भाग करके हम बात अगर करेंगे तो दिक्कत होता है। आज जस्टिस प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जब उनकी जांच कमेटी थी और उनको चीफ जस्टिस नियुक्त हुआ, उन्होंने अपना जांच रिपोर्ट जब गवर्नर को दिए, उनके ऊपर भी ओछी टिप्पणी की गई थी। ये उनकी बड़ी उसको जनरसिटी कहेंगे, बड़ा दिल था कि उन्होंने उसको कंटेम्प्ट पे नहीं लिया। तो आप हर बात को बयान तक क्यों सीमित रखते हैं? मेरा कहना है, अगर राज्य इतना पावरफुल होता है, आपको अगर कार्रवाई करनी है तो आप किसी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो टेलीफोन कौन यूज कर रहा था, आप उसको आगे ले जाते। एनआईए 3 लोगों को पकड़ा जो वहां पे खाना बना रहे थे उड़ीसा के। वो खाना बनाने से हमको कोई मतलब नहीं था, हम उसके और लोगों को जरिए पूछ सकते थे। यहां पर चूक हुई है क्या, कोई किसके ओर से चूक हुई है और जांच को लेकर? देखिए, जो समझाने वाले भूपेश बघेल तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री हैं तो हर चीज का उनको एकदम एक्सपर्ट है, सब चीज पे संभव भी नहीं है, इसीलिए वो सलाहकार रखते हैं। उनका जो कानूनी सलाह देता था, जो इस मामले को आगे ले जाता था, वहीं पे ये इस बात की दिक्कतें हुई। अगर पुलिस का कोई ऐसा अधिकारी होता जो इस चीज को समझता था, आप किसको बनाए? आप गिरधारी नायक को तो डीजीपी बनाए नहीं, जो लगातार लंबा लड़ाई लड़ रहा था माओवादियों के खिलाफ, नहीं दिए। आप ऐसे व्यक्ति को बनाए और उसको बाद में उसको हटा भी दिए और उसको डीजीपी बनाए, जिसके टाइम पे रायपुर में माओवादियों ने 90 विधायकों के घरों में जाके सीडी बांटे थे और ये बीजेपी के सांसद थी, उसको बना दिए। तो क्या होता है, देखो, हम परिस्थिति को देख के काम करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कहीं ना कहीं सबसे चूक होती है, चूक हुई है, और वो टैक्टिकल जो है। आज ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम सब बात कर रहे हैं, ये बोले जेब में रखा था सबूत तो क्यों नहीं सामने लाए, एनआईए क्यों नहीं बुलाया, ना वो बुलाया ना ये गए। लेकिन दोनों साइड से, दोनों की तरह एक चीज खाली बोलूंगा। बृजमोहन अग्रवाल गृह मंत्री बने, हैदराबाद में माओवाद को लेकर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बृजमोहन जी को आप जानते हैं, बड़े तेज तर्रार है, सारी बातों का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए, चर्चा करने के लिए वो गए थे। अचानक उनके पास एक आईबी के अधिकारी आए, बोले इस कमरे के अंदर जितने लोग हैं, जरूरी नहीं है सब राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, हो सकता है इस पर लीक हो जाएगी रणनीति, आप रणनीति की कोई चर्चा ना करें। वो रुक गए। जो उस कुर्सी पे बैठता है उसको इस बात की इल्म होती है, समझ होता है कि किस तरह की व्यवस्था माओवादी 40 साल से अत्याचार कर रहे थे। चलिए आ गई बात तो पांडे जी, ये कि भाई चलिए इनकी ओर से चूक हो गई, अब तो आप लोगों की सरकार है, रमन सिंह के समय भी चूक हो गई, अब तो अब इसमें कुछ किया जा सकता है, सबूत है बोल रहे हैं बघेल जी के पास से, उनसे लीजिए और जांच करिए। हमने तो साहब
जो भी लोग और जो भी कारण रहा उसका, इतनी बड़ी घटना का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है ये झीरम जैसी घटना हुई है। और हमने सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, हमने तो एक प्रकार से बस्तर के बहुत बड़े बड़े नेता को खो दिया है। ये हमको दुख है वो इस बात का। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस इस पर ऐसी सियासत करती रही कि रमन सिंह को हत्यारा साबित करने की शुरू से कोशिश करती रही। अभी हमारे भाई कांग्रेस के जो बोल रहे थे कि असल में आप देखेंगे कि अभी 4 दिन पहले घटना के, होता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 4 दिन पहले घटना के हमारे जो पटेल साहब थे वो राज्यपाल कहाँ गए थे, इसलिए गए थे कि पुलिस और जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो आदिवासियों के साथ बड़ा अत्याचार कर रही। और आपको ये भी मालूम होगा और हमारे धनंजय ठाकुर जी को भी मालूम होगा कि जो सुकमा की इनकी यात्रा थी उसको एक्सटेंड कर दिया, हटा दिया गया था। जो डेट थी निर्धारित उससे भी हटा दिया गया। तो इस प्रकार के कंफ्यूजन की अभी सवाल ये है कि अभी कोई जांच करा लीजिए ना, सबूत ले लीजिए। ये है कि उसके लिए जो मांग में चल रही थी, रमन सिंह की सरकार ने सुरक्षा को कटौती किया। एक और विकास यात्रा निकाली, रमन सिंह पूरा फोर्स था, पूरी सुरक्षा थी। हमारे परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा कटौती किया गया अभी सवाल रमन सिंह की सरकार बनानी थी। पांडे जी अब ये सब पुरानी बातें हो गई, अभी जांच करा लीजिए, आपकी सरकार है ये कह रहे हैं, अभी सबूत है उनके पास, जांच करा लीजिए। ये जरूर मैं तो कहूंगा कि ऐसी स्थिति में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी के जो जेब में सबूत है उसको लेकर गृह मंत्री के सामने, केंद्रीय गृह मंत्री के सामने खड़ा होना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि हमारे पास सबूत है और न्याय प्राप्त करने का सबको अधिकार है और हम इन कारणों से नहीं कर पाए थे, अभी हम इसको जांच करवाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का न्यायालय है कि केंद्रीय गृह मंत्री जांच एजेंसी है, पहले बता दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री का न्यायालय है कि केंद्रीय गृह मंत्री जांच एजेंसी है, बता दीजिए बात को मेरे भाई। आप इसको दे और इसको पूरी क्यों दे अमित शाह जी को, क्यों दे अमित शाह जी को? वो अमित शाह जिसने एनआईए जांच को प्रभावित किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने एनआईए जांच को प्रभावित किया, आप उनके हाथ में सबूत दे ताकि भाजपा की जो मंशा षड्यंत्रकारियों को बचाने की है उसे भाजपा सफल हो जाए। एनआईए ने जांच क्यों नहीं किया? गृह मंत्री जी ने एनआईए क्यों नहीं कहा कि जाके भूपेश बघेल से सबूत लीजिए, क्यों नहीं कहा? और धर्मलाल कौशिक के बाद पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं किया कि षड्यंत्रकारियों को बचाने का है? दूसरी बात आपकी जानकारी बता दूं, 2023 में न्यायालय का फैसला आया है कि उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने जो एफआईआर किया है उसकी जांच राज्य के पुलिस कर सकती है। 2.25 साल में आपने जांच क्यों नहीं करवाया? क्यों विजय शर्मा जी ने जांच नहीं करवाया? ये न्यायालय का फैसला है, थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। न्यायालय ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर दर्ज किया है जिसमें राज्य की पुलिस जांच कर सकती है, 2.25 साल में जांच क्यों नहीं हुआ? ठीक है, चलिए वो जांच से बाहर आ गया तो षड्यंत्रकारियों के साथ क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि हत्याकांड के बाद ताजपोशी हुआ था डॉक्टर रमन सिंह का। ठीक है और पांडे जी, टेस्ट की मांग किया था रमन सिंह जी का। आ गई बात। पांडे जी एक मिनट, मैं एक सवाल धनंजय जी से। धनंजय जी, आज भूपेश बघेल जी ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि हम सबूत देंगे पर जांच हमारे हिसाब से हो, तो ऐसी कौन सी जांच चाह रहे हैं? कांग्रेस कौन सी जांच में ही अपने सबूत देगी? भाई अगर आप षड्यंत्र की जांच करते तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो षड्यंत्रकारी संभान वो सब जेल में होते। आप जो नक्सली है जिनके साथ इनका सांठगांठ रहा था वो है कहाँ? ठीक है, उनको तो एनआईए ने फाइल से नाम हटा दिया था। मैं दूसरा खुलासा कर रहा हूं, पांडे जी की जानकारी में है कि पता नहीं। चुनाव जब 2023 में इलेक्शन हो रहा था, विधान यहाँ पे आचार संहिता लगी थी, माननीय न्यायालय ने वो जो एफआईआर दर्ज हुआ था दरभा में जिसमें जितेंद्र मुदलियार के पुत्र एफआईआर दर्ज करवा था, उसकी जांच राज्य की एजेंसियां कर सकती, इस बात का फैसला दिया है। एनआईए पे रोक हटा दिए। 2.25 साल हो गया है, इन्होंने जांच क्यों नहीं किया? क्यों षड्यंत्रकारी को फिर बचाया जा रहा है? जैसे रमन सिंह की सरकार ने बचाया था। अगर राज्य सरकार जांच करेगी तो वहां देंगे सबूत, बिल्कुल देंगे, लेकिन जांच ही नहीं करवा पाए 2.25 साल में। अब आगे क्या होगा? होता जी, क्या ये सबूत बाहर कैसे आ सकता है? क्या जांच हो, कैसे सामने आए, जनता भी जानना चाहती है। होता जी, कुछ नहीं होगा, बस ये राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी। मैंने जैसे आपको कहा, साइंटिफिक एविडेंस में एक था विद्याचरण शुक्ला जी के मोबाइल का। नहीं, उसको तो नक्सली ले गए थे। तो भाई कौन यूज कर रहा था, कहां कहां गया,
उसका ये मैपिंग, यही तो मैं कह रहा हूं, वो किन किन स्टेट पे गया, वो कौन लेडर इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें किसका सिम डला था, यही तो बात उठ रहा है ना। सिम तो किसी के नाम पे जारी हुआ होगा, बिना सिम के तो मोबाइल नहीं चलता, तो वो कौन इस्तेमाल कर रहा था। देखिए, आप जितना देर करते जाएंगे उतना सबूत खत्म होते जाएंगे। और 13 साल हो गया। एक छोटा सा बात है, जिस न्यायिक जांच की बात आई उसका एक रिपोर्ट आया जस्टिस प्रशांत मिश्रा कमीशन का, आज तक क्यों खुलासा नहीं हुआ? ऐसा क्या था जिसको कोई भी सरकार आए खुलासा नहीं करना चाहती? भाई, इस पे तो किसी की स्टे नहीं लगी, पुराने सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। भाई, रिजेक्ट किए नहीं किए, सदन पे तो आया नहीं, ठीक है, वो बोले जी जी प्लीज प्लीज जल्दी। जस्टिस मिश्रा जी ने जो जांच रिपोर्ट था राज्यपाल जी को दिया था, और उस जांच रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई थी, और हमने उससे राज्यपाल जी से मांग किया था, तो वो वहां से हमको मिला नहीं। फिर हमारी सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया और नए नियुक्ति वहां पे किए, और उसमें षड्यंत्र शब्दों को जोड़ने का काम किया। मेरा सीधा सवाल है, जब उनकी नियुक्ति एक कमीशन है, कमीशन की नियुक्ति चीफ जस्टिस तेलंगाना के तौर पर हो गया, निश्चित तौर पर वो उस वक्त अपना रिपोर्ट सबमिट किए, सबमिट कम था, ज्यादा था, अप्राप्त जो नहीं, लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया ना। नहीं मिला नहीं, अरे यही तो सरकार को मिला ही नहीं ना। सरकार को रिपोर्ट दिया, राजभवन में जाकर अटक गया। भाई नहीं, राजभवन में ना वो सवाल उठता है कि जांच, एक मिनट सुनिए ना, यही सवाल उठता है कि न्यायिक जांच आयोग का गठन सरकार ने किया था, रिपोर्ट सरकार को देनी थी, लेकिन वो राजभवन में दे दिया, राजभवन से रिपोर्ट सरकार को नहीं मिला। ये वही में बार बार सवाल उठ रहा था। ठीक है ना, विधानसभा में इस बात को क्यों नहीं उठाते? अब उनकी सरकार है भाई, वो भी इस बात को, ये तो षड्यंत्रकारियों को बचाने वाले लोग हैं। देखो, कहां से लाएंगे? धर्मलाल कौशिक जो न्यायालय जाते हैं सदन में बचाने के लिए, कहां देंगे इनको? एक सेकंड मोहन जी, सदन में एक बार भी इसकी मांग सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कभी नहीं की कि जो इनकम्प्लीट रिपोर्ट है पत्र लिख के मांगे। ठीक है, चलिए, काफी पेचीदा हमारी सरकार में पत्र लिख कर मांगे, लेकिन राज्यपाल जी ने क्यों नहीं दिया? बड़ा सवाल उठता है। क्या उनको नरेंद्र मोदी ने रोका या कोई और रोका? सामने आए, ये सभी चाहते हैं। वैसे समय की थोड़ी कमी है, अब समय भी हो चला है, इसलिए ये बड़ा विषय है, कभी और चर्चा में लाएंगे। लेकिन अभी सियासत इसी बात पर जारी है कि सबूत किसके पास है, कहां पर उसे रखा जाए। इस चर्चा में धनंजय ठाकुर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रकाश चंद होता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिव नारायण पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।